Hello and welcome to Darshan IAS. In this class, we are going to discuss some important myths that are prevailing in UPSC aspirants. कुछ UPSC aspirants में कुछ ऐसे myths होते हैं, कुछ भ्रांतियां होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाते, UPSC के एग्ज़ाम को वो ठीक से नहीं समझ पाते, उसके नेचर को ठीक से नहीं समझ पाते और एग्ज़ाम के बारे में कुछ और भी भ्रांतियां हैं उनके माइंड में जिसकी वजह से वो मिसगाइड होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही भ्रांतियों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ मिथ्स हैं और मिथ्स क्या है और उनके अगेंस्ट रियलिटी क्या है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट। जो सबसे पहला मिथ है वो ये है कि जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो सबसे टफेस्ट है। द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इज द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम उतना ही टफ या फिर इजी है जितना आप उसको बनाते हैं या फिर जितना आप उसको समझते हैं, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसको भी बच्चे टॉप करते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो टॉप करते हैं, ठीक है ना, तो क्वालिफाई करते हैं, रैंक लेके आते हैं। तो टफ और इजी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ ये है कि आपने एक बार अगर सोच लिया है कि आपको क्लियर करना है तो आप कर लेंगे, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, तो एक बार आपको ज़रूरत होती है कि किसी भी चीज़ को ठान लेने की कि आपको वो करना है तो आप कर लेंगे, तो उसमें आपको कुछ भी टफ या फिर इजी जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है यू हैव टू रीड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। ठीक है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करने के लिए सैकड़ों किताबें पढ़नी पड़ेगी, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि जितना आपका सिलेबस है आपको उतना पढ़ना है। ठीक है, बस रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स होती हैं जिनको आपको पढ़ना है, कुछ करंट अफेयर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आज की डेट में बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप उन जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ सकते हैं और जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक किताबी कीड़ा बनना है, ठीक है ना, कि आपको बुक में ही घुसा रहना है, कि मतलब बहुत सारी बुक्स होंगी, जैसा कि अभी आप फोटो में देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बहुत सारी बुक्स हैं और ये सारी आपको पढ़नी है कवर टू कवर। आपको क्या करना है, आपको इनको कवर करना है, सारी बुक्स पढ़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना आपके एग्जाम में सिलेबस में है, और एक्चुअलिटी तो ये है कि जितना भी आपके सिलेबस में होता है, अगर आप टॉपर से पूछेंगे, अगर वो सच्चाई बताते हैं तो सच्चाई ये होती है कि जो सिलेबस है इतना लंबा सिलेबस होता है कि पूरा सिलेबस भी एक बार में कवर नहीं कर पाते बच्चे। ठीक है ना, तो जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने भी पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया होता है, लेकिन ऐसा होता है कि सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कभी भी नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो आपको बस यही समझना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने वाली ही नहीं है या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बस क्योंकि ये टॉपिक मेरे यूपीएससी के एग्जाम के सिलेबस में था इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड मैं 4-5 बुक्स को पढ़ लेता हूं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम इज नेसेसरी इन सीएसई। सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में ये एक भ्रांति बन गई है, एक मिथ बन गया है कि अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं तभी हम सीएसई का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। कितने ही ऐसे टॉपर्स हैं जो कि ऐसे स्टेट से आते हैं जहां इंग्लिश मीडियम में बहुत कम पढ़ाई होती है। अब बिहार को देख लीजिए, यूपी ईस्ट को देख लीजिए, जहाँ पे यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, ठीक है ना, बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम से। लेकिन अगर देखा जाए, अगर डेटा को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, पीसीएस ऑफिसर्स बनते हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज में जाते हैं, ज़्यादातर जो, सभी का मैं कवर नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मीडियम हिंदी रहा होता है और उन्होंने एग्जाम में भी हिंदी मीडियम को ही लिया होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तभी आप सीएसई का एग्जाम निकाल सकते हैं या फिर सीएसई के एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट,
यू नीड टू नो एवरीथिंग टू क्लियर सीएससी। ये ऐसी भ्रांति है जो लगभग सारे बच्चों में होती है। जब वो यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं या फिर एग्जाम देने की सोचते हैं तो उनके माइंड में सबसे पहले यही आता है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है। सब कुछ तो उनके टीचर्स भी नहीं जानते, सब कुछ मुझे भी नहीं आता, सब कुछ मेरे टीचर को भी नहीं आता। हाँ, बहुत कुछ आता है। इज इट क्लियर? बहुत कुछ में और सब कुछ में बहुत डिफरेंस होता है, वही आपको समझना है। यूपीएससी का जो सिलेबस है, नो डाउट इट इज वेरी लॉन्ग एंड इट इज अ ग्रेट टास्क एंड इट इज अ ग्रेट टास्क, डिफिकल्ट टास्क टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, एक अच्छा खासा सिलेबस होता है जिसको एक बार में कंप्लीट करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करके आप सब कुछ जान गए। ठीक है ना? या फिर आप एक यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको बस वही आना चाहिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और आपको आना ही चाहिए। इज इट क्लियर? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट, you need to study for 15 to 20 hours every day। आपको 15 से 20 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है, अब ये बताइए 15 से 20 घंटे अगर आप डेली पढ़ोगे, कब आप खाना खाओगे, कब आप सोओगे, कब आप आराम करोगे? जैसे हमारा बॉडी कोई काम करता है तो थक जाता है, उसी तरीके से हमारा माइंड भी होता है, जब पढ़ाई करता है तो वो भी थक जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 4 से 5 घंटे अच्छे से स्टडी करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज को डीप स्टडी करते हैं तो 5 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। दिस इज द रियलिटी। इज इट क्लियर? ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर यूपीएससी टॉपर्स होते हैं वो 15 से 20 घंटे पढ़ते हैं। 15 से 20 घंटे कैसे पॉसिबल है पढ़ना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ये चीज आप अपने मन में बिठा लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 15 से 20 घंटे पढ़ना है, बल्कि आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेंगे, आपकी नींद पूरी होगी, तभी आप किसी भी पढ़ाई को कर पाएंगे। अपने जो सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप तभी पढ़ पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब आपका माइंड रिलैक्स होगा। और माइंड आपका रिलैक्स तभी होगा जब आप अपनी नींद पूरी लेंगे। तो नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है, आराम करना बहुत जरूरी है। आप दिन में 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। आपको 15 से 20 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर आप ऐसा करते भी हो तो आप क्या करोगे, 2 से 3 दिन पढ़ोगे, फिर आप कहोगे नहीं मेरे बस की नहीं है यूपीएससी एग्जाम तैयारी करना। ठीक है ना? और फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो ये भ्रांति फैलाते हैं कि भाई यूपीएससी के लिए तो 15-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, अब क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए मैं नहीं कर सकता। भाई एग्जाम जो है वो बहुत टफ है। तो टफ नहीं है, आपने बनाया है एग्जाम को टफ। इज इट क्लियर? आपको क्या करना है कि एग्जाम की एक सही जो स्ट्रैटेजी होती है उसको अपनाना है। एग्जाम को आपको अपने ऊपर थोपना नहीं है, आपको सिर्फ एक मोटिव लेके चलना है। आपको डेली गोल बनाना है कि आज मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं, दैट्स इट। और इस टॉपिक को मुझे जहां मिलेगा मैं वहां पढ़ूंगा। ऐसा नहीं आपको सैकड़ों किताबें पढ़नी है। आप उस टॉपिक को कवर करने के लिए आज की डेट में थोड़ा स्मार्ट बनिए। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे उस पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, वेबसाइट्स को देखिए, आर्टिकल्स को पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना? आपको ये नहीं है कि आपको बुक्स ही पढ़नी है, और ऐसा भी नहीं है आपको एक टॉपिक के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स को छानना है। एक किसी टॉपिक को आप डीप स्टडी कीजिए, सिंगल बुक में स्टडी कीजिए, उतना आपके लिए काफी है। किसी भी चीज के आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, राइटिंग कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं। अब यूपीएससी के एग्जाम में आपको लिखना ही है और अच्छे से लिखना है। जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स आपके पास नहीं है तब तक आप यूपीएससी के एग्जाम में तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? लेकिन इसी के रिगार्डिंग एक मिथ फैलाया गया है, वो ये कि जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो राइटिंग है उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो आप जरूर कर सकते हैं। आप अपना एक गोल तो बनाइए, आप डेली का गोल बनाइए, वीकली गोल बनाइए और मंथली गोल बनाइए कि मुझे डेली इतने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए यूपीएससी की वेबसाइट पे, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप से लिखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपका जो भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, उनमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चंस को उठाइए और उसको लिखिए।
और जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं आपके, जहां भी आप कोचिंग पढ़ते हो या फिर आप जो भी आपके मेंटोर हैं, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग आपको पढ़ना जरूरी है, जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो आप उनको एक बार अपने क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कराइए, ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। लेकिन आपको पता भी रहना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो इसके लिए आपको गाइडेंस भी जरूरी है। गाइडेंस का मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। इज इट क्लियर? इस पॉइंट को भी मैं आगे क्लियर करने वाला हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राइटिंग को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, राइटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और बिना राइटिंग स्किल्स के आप यूपीएससी एग्जाम्स में सच में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपको प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएसई, ठीक है। ये तो अब क्या ही कहूं मैं इसके बारे में। जिसको देखो, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की बात चली है तो बात आती है कहाँ की? दिल्ली की। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो दिल्ली में तैयारी करते हैं वही यूपीएससी क्लियर करते हैं? अब सोचने वाली बात है। आंसर तो यही है कि नहीं। अगर नहीं आंसर है तो फिर ये तो बेकार का मिथ है, ठीक है ना। रियलिटी ये है कि आप अगर तैयारी करते हैं कहीं से भी, तो ये आपके ऊपर है कि आप तैयारी कर रहे हैं सही स्ट्रेटजी से या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली उनके लिए बहुत दूर है। दिल्ली कैपिटल है हमारे देश की, लेकिन जो कैपिटल सिटी है वो उनके यहाँ से बहुत दूर है। कोई गुजरात का है, ठीक है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई कन्याकुमारी का है, कोई कोलकाता का है, कोई मुंबई का है। दिल्ली कितना दूर है उनके लिए, ठीक है। तो क्या जरूरी है उनका दिल्ली में आना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्या ऐसा है कि वो जो बच्चे हैं वहां जो रहते हैं इतने दूर, वो यूपीएससी क्लियर नहीं करते? ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, सारे क्लियर करते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तभी आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल पाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कोचिंग इज नेसेसरी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये उतना ही बड़ा मिथ है जितना बड़ा आप उसको बनाते हैं। क्लियर? कि कोचिंग बहुत जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। कितने ही ऐसे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स रहे हैं जो कि आईएएस ऑफिसर्स बने हैं और वो हाउसवाइफ्स थी, जिनको अपने बच्चे भी संभालने होते थे, अपने घर भी संभालना होता था, और उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम्स को क्लियर किया है। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि जो सेना में काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो टाइम निकाल के तैयारी करते हैं और यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक बार में क्लियर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार में तो वो भी क्लियर नहीं कर पाते जो कोचिंग पढ़ते हैं, जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोचिंग बहुत जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई चीज बहुत जरूरी है तो वो है आपका परसिस्टेंस, वो है आपका दृढ़ निश्चय। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप क्लियर कर लोगे तो सच में आप क्लियर कर लोगे। इज इट क्लियर? आप ये चीजें बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें कि हमें तो भाई दिल्ली जाना है और दिल्ली में जाके कोचिंग ज्वाइन करनी है, बड़ी सी कोचिंग ज्वाइन करनी है क्योंकि उन्हीं का रिजल्ट अच्छा होता है। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी निकाल दें, क्योंकि रिजल्ट बच्चे बनाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाते। इज इट क्लियर? बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बनाते हैं, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों का रिजल्ट बनाते हैं। तो वो बच्चे ही होते हैं, वो एस्पिरेंट्स ही होते हैं जो कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करते हैं। कोचिंग सिर्फ आपको गाइडेंस देती है, और वो गाइडेंस आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से ही नहीं कहीं से भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर? इतनी सारी यूट्यूब के चैनल्स बने पड़े हैं, इतने सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में, कितना कुछ है कि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। जितना टाइम आप घर से बाहर जाने में लगाओगे उतना टाइम एक एक्स्ट्रा लेसन पढ़ लोगे। इज इट क्लियर? आप अपने नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोचिंग जाना, बिना कोचिंग के भी आप यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यू नीड टू बी ए टॉपर थ्रू आउट टू क्लियर द एग्जाम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जितने भी टॉपर्स होते हैं यूपीएससी के टॉपर्स, वो खुद टॉपर्स नहीं रहे होते हैं। वो खुद अपने जो उनके स्ट्रीम्स रहे होते हैं, ग्रेजुएशन हो गया या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, जो भी था उनका, तो वहां वो टॉपर्स रहे हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ग्रेस से पास किया था हाई स्कूल या फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन, लेकिन उसके बाद में उन्होंने यूपीएससी को टॉप किया है या फिर यूपीएससी में अच्छी रैंक्स को वो लेके आए हैं,
ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो क्या रहा है, एकेडमिक रिकॉर्ड क्या रहा है, उससे आपका यूपीएससी के एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, जो भी लेना देना है वो आपकी प्रेजेंट की तैयारी के ऊपर है कि आप प्रेजेंट में किस तरीके से तैयारी करते हो, सिर्फ ये जरूरी है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई अगर आप आईआईटीएन हो तभी आप यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो नॉन आईआईटीएन है वो भी यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करते ही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी फ्रॉम होम विल नॉट हेल्प। किसने कहा ये बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई स्टडी हो ही नहीं सकती, और इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ। मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया सेल्फ स्टडी से, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से। ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी घर पे आप करते हो तो वो आपका यूपीएससी में हेल्प नहीं करेगा। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सबसे अच्छी स्टडी अगर कोई होती है तो वो सेल्फ स्टडी ही होती है। इज इट क्लियर। आप अगर कोचिंग में पढ़ने भी जाते हो, अगर आपने कोई भी ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पे, अगर आपने किसी भी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन लिया है यूपीएससी की तैयारी का, तो उसके बाद में अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। ठीक है, चाहे आप कहीं पे कोचिंग पढ़ो या नहीं करो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो कुछ भी पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी बेकार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना पढ़ा और आपके लिए क्या पढ़ना जरूरी था और कितना आपको पढ़ना अभी बाकी है। आपको कुछ भी पता नहीं है। ये तो वही चीज हो गई कि भाई हमने तो कोचिंग लगा ली है, हमारे तो मेंटोर हैं, हमें जैसा बताते हैं वैसा हम कर लेते हैं और इतना हमारे लिए काफी है, क्योंकि उनकी कोचिंग से काफी अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी के एग्जाम में आपने जो दिखाया है, आपने अपनी राइटिंग से जो दिखाया है अपने एग्जामिनर को, एग्जामिनर वही समझता है। एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपने कौन सी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, आप कौन से शहर में जाके, दिल्ली शहर में जाके आपने बड़ी सी कोचिंग में पढ़ा था, या फिर आपने कौन से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी आपका दिखाई देगा आपके एग्जाम में, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर होगा, आपके राइटिंग स्किल्स होंगे। इज इट क्लियर। और वो आपके सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही बनेंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई स्टडी हो ही नहीं सकती। क्लियर। नेक्स्ट, यू हैव टू गेन एब्सोल्यूट मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट्स। अब ये बताइए कौन ऐसा है जिसके पास एब्सोल्यूट मास्टरी है किसी भी सब्जेक्ट की? कोई भी ऐसा है? नहीं। हाँ, मास्टर होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मास्टर कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम अ फिलोसफी फैकल्टी, विच मीन्स आई नो सम फिलोसफी, नॉट एंटायर फिलोसफी। इज इट क्लियर। मुझे दुनिया भर की फिलोसफी नहीं आती है, मुझे उतनी फिलोसफी आती है जितनी मैंने पढ़ी है। मुझे बस उतना पता है कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अपने सिलेबस में पढ़ा था, एमए फिलोसफी के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में, या फिर यूजीसी नेट जिसका मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ है उसके सिलेबस में मैंने जितना पढ़ा था मुझे उतना आता है, या फिर जितनी मैंने बुक्स पढ़ी है उतना मुझे आता है। क्या इतनी ही है फिलोसफी? नहीं ना, फिलोसफी तो इससे आगे जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का एब्सोल्यूट मास्टरी गेन करनी है। इज इट क्लियर। आपको बस क्या करना है, जितना भी आपके यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है और उनकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी है। डीप अंडरस्टैंडिंग का मतलब एब्सोल्यूट मास्टरी नहीं होता, आप बस उनको समझ लें अप टू द पॉइंट, और एग्जामिनर को आप एग्जाम में अप टू द पॉइंट समझा दें जो कि आपसे पूछा गया है। उतना आपके लिए काफी है। आपको एब्सोल्यूट मास्टर बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्जाम के बारे में तो काफी कुछ हो गया। अब ये भी बात कर लेते हैं, कुछ लोग तो इसलिए तैयारी करते हैं कि जो यूपीएससी के एग्जाम है उसकी वो इसलिए तैयारी करते हैं, वो ये सोचते हैं हम डीएम बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, जिलाधीश बन जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिर से सोचिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको करनी है या फिर नहीं करनी है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि आईएएस ऑफिसर्स आर मोस्टली पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है, जो रियलिटी है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस को देख के दी जाती है, और मुश्किल से 4 से 5 साल का वैसे भी उसका पीरियड होता है, इससे ज्यादा तो आप उसमें सर्विस में होते भी नहीं है डीएम की पोस्ट पे।
इज इट क्लियर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिल जाएगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो उसको मिलता है जो आईएएस क्लियर करता है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करके हम कौन बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर्स बन जाएंगे। तो उनको मैं एक और चीज बता दूं कि अच्छे से स्टडी करो कि यूपीएससी सीएससी का एग्जाम क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आईएएस ही नहीं बनते, आईपीएस भी बनते हैं, ठीक है ना, आईआरएस भी बनते हैं, आईएफएस भी बनते हैं, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है ना, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इनके लिए भी रिक्रूटमेंट होते हैं और जिसके लिए सेम एग्जाम होता है, कौन सा, सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम। तो अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि आप तो डीएम बन जाएंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आईएएस ऑफिसर्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सिविल सर्विसेज। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई आईएएस की तैयारी अगर हम कर लेते हैं फिर तो हमारी ऐसी पोस्टिंग हो जाएगी, ऐसी जॉब है जिससे हमें कोई निकाल ही नहीं सकता, जितना चाहे करप्शन करो, जैसे चाहे रहो आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना, एक बार पोस्टिंग हो गई फिर तो हमें कोई निकालने वाला है ही नहीं, यानी कि जॉब हमारी पक्की हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी ये है कि अभी आपने रिसेंट एग्जांपल्स देखे होंगे, कितने ही आईएएस ऑफिसर्स थे जिनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया, ठीक है ना, जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और जिनको कंपलसरी रिटायरमेंट कराया गया, यानी कि जिनसे जानबूझ के रिटायरमेंट उनका कराया गया, उनके सिविल सर्विसेज के खत्म होने से पहले ही उनको क्या किया, उनको रिटायर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो करप्शन में लिप्त थे, ठीक है ना, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, या फिर उनकी सर्विसेज जो थी वो ठीक नहीं थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि अगर एक बार हमने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लिया, बन गए आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, ठीक है ना, तो आईएफएस ऑफिसर, तो क्या है कि अब जो जॉब है वो लाइफ टाइम पक्की हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब तो सीधा रिटायरमेंट होगा, उसके बाद में ऐश है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है दूसरी जॉब्स की तरह। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लक इज मैंडेटरी इन सीएससी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लक का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये एक मिथ है। और रियलिटी ये है कि लक आपका उतना ही साथ देता है जितना आप लक का साथ देते हैं, और लक का साथ दिया जाता है मेहनत करके। क्लियर? एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं कि जो चंद्रगुप्त था, चाणक्य का शिष्य था, चाणक्य बात पे चंद्रगुप्त से ये कहते थे कि सब कुछ नियति में लिख दिया गया है। नियति में यानी कि आपके नसीब में सब कुछ लिखा गया है पहले से ही, और वही होगा, जो आपके नसीब में लिखा है वही होगा। तो चाणक्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सवाल किया कि एक बात बताइए, अगर सब कुछ नियति में पहले से ही लिख दिया गया है तो फिर मैं क्यों कुछ करूं? जो नियति में लिखा होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर दिया उसने। अब इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या चंद्रगुप्त ने सही कहा था? अगर सही कहा था तो उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं लक इज मैंडेटरी इन सीएससी, कि भाई अगर नसीब में लिखा होगा कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा, कितनी भी मेहनत करो। ऐसा नहीं है। उसके जवाब में चाणक्य ने यह कहा था कि हो सकता है नसीब में यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, हो सकता है नसीब में ये लिखा हो कि कोशिश करोगे तभी आपका सीएससी जो है वो क्लियर होगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। इज इट क्लियर? तो आपका लक उतना ही साथ देता है जितना आप कोशिश करते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं। इसलिए लक के भरोसे ना रहें किसी भी एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आप लक के भरोसे ना रहें, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यू हैव टू रीड सो मेनी बुक्स फॉर एवरी सिंगल टॉपिक। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है, ये एक मिथ है बाकी मिथ्स की तरह। और सच्चाई ये है कि आपको एक टॉपिक के लिए अगर आपको एक बुक है आपके पास, तो आप एक बुक में उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आपको दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे वो किसी वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ हो, विकिपीडिया हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, कुछ भी हो, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और अगर आपको उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी एक बुक को ही पढ़ के, तो फिर आपको दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होंगे, उसमें लैंग्वेज चेंज होगी, हो सकता है आपको उसमें कुछ और समझ में आए, उसमें कुछ और समझ में आए। इससे अच्छा ये है कि आप एक टॉपिक को एक जगह पे समझ चुके हैं, तो फिर आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाइए।
कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही टॉपिक को 10 बुक्स में पढ़ें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, चलिए, ये थे आपके कुछ मिथ्स 14-15 जो कि बहुत जरूरी थे क्लियर करना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि भाई जैसा हमें बताया गया है दुनिया उतनी ही तक सीमित है और ऐसे ही हम अपने यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर यूपीएससी फ्रेंड्स हु आर preparing for UPSC, and subscribe my channel. If you have any doubt you can ask me in my comment box, and if you want to download the notes, free PDF notes, you can visit my website www.darshanies.com. and if you want to watch my free lectures on my YouTube channel, you can subscribe my channel so that you can get the notifications of my channel. Thank you, have a good day, good luck.